हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में मुझसे ही कुछ एक मिस्टेक हुई थी। जो जातिका ने अपनी डिटेल्स दी थी उसमें महीना नवंबर की जगह आई थिंक जुलाई डल गया था। इसलिए वीडियो को दोबारा से रीमेक करने की कोशिश करते। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न था एग्जैक्टली वो ये कि विवाह या मैरिज लाइफ में चैलेंजेस, और दूसरा जो फॉर्मेशन था वो ये कि प्रोफेशन के अंदर चैलेंजेस क्यों। अब इस समय मैं पहले आपको 3 अलग-अलग कुंडलियों को दिखाऊंगा और आई होप कि इस समय आपके सामने जो कुंडली मिल रही है वही कुंडली आपको भी देखने को मिल रही होगी। इसके अलावा 2 और कुंडलियां जो पॉसिबली बन सकती थी, उसमें से एक कुंडली ये बनती है जिसमें कि आपको राहु सेकंड हाउस में और केतु 8th हाउस में मिल जाए, या फिर अगर आप एस्ट्रो सेज से भी बना रहे होंगे तो जिस कुंडली का विश्लेषण मैं करने वाला हूं यह फॉर्मेशन आपको मिलेगा राहु 29 डिग्री के आसपास का। अब सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो चैलेंज आता है ये राहु और केतु में इसलिए आता है क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स इनकी ट्रू पोजीशंस को लेकर काम करते हैं और कुछ इनकी मेन पोजीशंस को लेकर काम करते हैं। ठीक है, 3 अलग-अलग सॉफ्टवेयर से बना रहा हूँ, 2 के ऊपर यही फॉर्मेशन आ रहा है, इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को लेकर समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी जो डिग्री है वहां पे आप राहु की देख रहे हो वो बहुत ही क्लोज है, तो भाव के हिसाब से कहीं ना कहीं वो इस तरीके से फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर ये फॉर्मेशन है चार्ट्स के अंदर तो यहाँ पे भी अपन मूव ऑन करें उससे पहले कुछ चीजों को समझते हुए चलेंगे। वैसे तो आपके ज्ञान के हिसाब से ये चार्ट आपको बहुत आसानी से मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो लगन आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आपका 22 डिग्री के आसपास। स्वामी हो रहे हैं पूर्व फागुनी नक्षत्र के हिसाब से शुक्र। शुक्र जो है वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं 10th हाउस साथ ही साथ 3rd हाउस के स्वामी बने हुए हैं। इसका मतलब है कि जातक के पास जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है वो साहस और पराक्रम की है, साथ ही साथ 10th हाउस यानी कि स्टेटस को बिल्ड करने की कैपेसिटी है। हम सबसे पहले इस चीज को देख लें कि इंसान अपने अंदर, अपने सोच के अंदर क्या चीज को लेकर चल रहा है, उसके बिना तो काम बनना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर अब जो फॉर्मेशन है वो शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज और जुड़ेगी क्योंकि उसी नक्षत्र के ऊपर, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि शनि का प्रभाव है। ठीक है, अब शनि का प्रभाव अगर नक्षत्र के ऊपर है तो चुनौती थोड़ी सी खड़ी होगी। क्यों? एक तो शनि साझेदारी के स्वामी बनते हैं, 7th हाउस लॉर्ड, साथ ही साथ 6th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। तो कॉम्पिटिटिवनेस जो होगी छठे भाव से, लड़ाई झगड़े का वो भाव है तो वो कंपटीशन का भी भाव है, तो कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी कहीं ना कहीं उनके थॉट प्रोसेस में देखने को मिलेगी। कुछ हद तक साझेदारी का एक पॉइंट भी वहां पे देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर वही एक चीज है कि शनि जो है अपने साथ डिलेज को भी लेकर चलते हैं, तो थोड़ा सा वो प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा कि चीजों में जो एक स्पीड अप होनी चाहिए, फास्ट चीजें, वहां पे वो अपने काम को थोड़ा सा स्लो कर दिया करते हो, ऐसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि शनि के साथ राहु का फॉर्मेशन है। ठीक है, राहु जब 1st हाउस में बैठे हो तो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेडनेस बनाते हैं। ठीक है, तो अगर शार्प माइंडेड बनाते हैं इसका मतलब है कि थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा क्रिएट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज तो ये कि शनि और राहु का कॉम्बिनेशन अपने आप में चुनौती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि राहु वहां पे सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, तो एक तरह से ये ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि शनि और सूर्य एक साथ बैठे हों।
थोड़े समय के लिए राहु को सूर्य से रिप्लेस करके देखिए, तो यहाँ पर एक अजीब सा अंतर्द्वंद क्रिएट हो जाएगा। दूसरी चीज, राहु की अपनी क्वालिटी के साथ अगर आप शनि को लगा के देख लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि राहु जिनके साथ बैठते हैं उन्हीं की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। तो शनि डिले है, राहु उनके साथ बैठेंगे तो और ज्यादा डिले इसको क्रिएट करेंगे। बाकी अगर आप कहीं किसी से पूछेंगे तो राहु और शनि का फॉर्मेशन जो है इसे पितृदोष तक बता दिया जाता है। मेजर कॉम्बिनेशंस तो यही है कि राहु जो है जिसके साथ बैठेगा उसी को बढ़ा देगा, तो शनि के साथ बैठे हैं, शनि के जितने भी कारकत्व हैं उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा, एक चीज। लेकिन दूसरी चीज कि शनि जो है वो राहु केतु एक्सिस में आने के कारण पीड़ित हैं, और शनि 6th हाउस के स्वामी भी बने हुए हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनके पास नहीं है, शत्रु की राशि में बैठे हैं। इसीलिए 6th हाउस के कंडीशन से अगर बात करूं तो अच्छी पोजीशन नहीं है। 6th हाउस से बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सर्विस 6th हाउस से देखी जाती है। 6th हाउस का स्वामी इस कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं कहा जा सकता। अब एक बार आप चाहें तो फ्रेंडशिप टेबल को भी देख लें। अगर हम फ्रेंडशिप टेबल को देखने जा रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि शनि जो है वो न्यूट्रल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पोजीशन के हिसाब से चेक करेंगे तो न्यूट्रल है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है, चंद्रमा एनेमिकल है और मर्क्यूरी एनेमिकल है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या प्रभाव बन रहा है। शनि को यहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल बताया, लेकिन ये हैं राहु केतु एक्सिस में पीड़ित। दूसरी चीज जो इस शनि को परेशान करेगी वो क्या, कि वो राशि का प्रभाव ठीक है। 5 नंबर की राशि में शनि बैठे हैं, अग्नि तत्व की राशि है, ग्रह जो है वो वायु तत्व से है, ठीक है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर। दूसरी चीज कि दिशा बल नहीं है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है वहां पर। शनि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल करते हैं 7th हाउस में, जबकि लगन में उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती। इस वजह से कई बार अपॉर्चुनिटीज तक की कमियों को भी महसूस करना पड़ सकता है, ठीक। ये तो एक चीज हुई जहां पे आपको समझ में आ गया 6th हाउस और 6th हाउस का जो लॉर्ड है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट नजर आता है। दूसरी चीज देखिए, इस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा जो है वो बिल्कुल सूर्य से करीब है, क्योंकि चतुर्दशी का जन्म है, एक दिन बाद ही अमावस्या हो जाती। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा मेजर इम्पैक्ट चंद्रमा के ऊपर है। चंद्रमा के ऊपर रहेगा तो वो प्रभाव मन के ऊपर काम करेगा, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन आप कई बार देखेंगे जब आपका सवाल था बार बार नौकरी छूटने का, वो ये कि यहाँ पे जो आपके 10th हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र, वो चंद्रमा के साथ हैं, और चंद्रमा जो है वो 12th हाउस के स्वामी हैं। जब कभी भी हमने ये ऑब्जर्व किया कि 12th हाउस का रिलेशन 10th हाउस से या उसके लॉर्ड से किसी भी तरह से बनता हो तो इंसान के जॉब में बार बार चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पहला रीजन आप नोट कर सकते हो, 12th हाउस लॉर्ड के साथ 10th हाउस लॉर्ड का आना एक चीज बन रही है। दूसरी चीज कि आपका जो फॉर्मेशन है शनि का, जिसे कि हम कारक भी मानते हैं, उसका प्रभाव भी है। तीसरी बात यह कि शुक्र यहाँ पर चंद्रमा से तो पीड़ित होंगे ही होंगे। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। चंद्रमा से इसलिए पीड़ित होंगे क्योंकि एक तो वो 12th लॉर्ड हैं, और दूसरी बात यह है कि अमावस्या के पास होने की वजह से क्षीण चंद्रमा यानी कि पक्ष बली नहीं है, तो अच्छे चंद्रमा नहीं माने जाएंगे, ठीक है, मैलेफिक चंद्रमा माने जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है, तो शुक्र और भी ज्यादा पीड़ित होंगे, ठीक है। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि अपने घर पे है, लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो फिर 10th हाउस के ऊपर है। अब शनि की खुद की स्थिति अच्छी नहीं है, दिशा बल है नहीं, जहां पे बैठे हैं वहां पे परेशान से बैठे हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि राहु केतु एक्सिस में भी पीड़ित है। अब जो ग्रह पीड़ित है उसकी दृष्टियों में भी वैसे ही प्रभाव नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राहु शनि के कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ शनि का 10th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड के ऊपर दृष्टि डालना
चीज़ों में फ्रस्ट्रेशन, डिलेस को कनेक्ट करता हुआ नज़र आता है। चौथे भाव की बात अब करूं तो चौथे भाव की स्थिति तो दयनीय बन गई है। दयनीय क्यों बोल रहा हूं, देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पे सूर्य, मंगल और बुध 3 ग्रह आके बैठे हुए। अब चौथा भाव जो है, मैंने हमेशा आपको बोला, मन की स्थिति को दर्शाता है और उसके बाद आता है कारक चंद्रमा। कारक चंद्रमा जो है वो शनि से दृष्ट हो गया, उसकी स्थिति खराब वहां पे हो रही है। आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि मंगल, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। इसमें से मंगल, सूर्य और बुध को कंबाइंड करके देखा जाए तो कुछ योग भी बनेंगे, कुछ दुर्योग हो जाएंगे। कैसे, देख लीजिए। 6 नंबर की राशि है सेकंड हाउस में, 3 नंबर की राशि है आपके कहीं ना कहीं 11th हाउस में। तो बुध अपने आप में एक महान धन योग बनाने में सक्षम है, ठीक है। लेकिन महान धन योग बनाने वाला जो आपका बुध है वो कहाँ पे आके फंस रहा है? वो फंस रहा है मंगल के भाव में आकर, मंगल के साथ बैठ जाने से, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब ये एस्पेक्ट और फ्रेंडशिप टेबल दिखाई थी तो यहाँ पे देखिए आपका जो बुध है वो किस में चला गया? वो एनिमी में चला गया, शत्रु में चला गया। अब ये शत्रु में जाने की वजह से क्या प्रभाव हो गया? इस शत्रु में जाने की वजह से जो आपकी अर्निंग्स है और आपकी जो ये सेविंग्स है, ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स में आएंगे बुध के पीरियड में खासकर, ठीक है। क्योंकि बुध वहां पे कंफर्टेबल नहीं है, एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है। रीजन, मंगल से उनकी शत्रुता है और तात्कालिक भी शत्रुता है, इसलिए जो ये प्लेसमेंट है ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। सूर्य से तो आपके मंगल की मित्रता है, तो अगर आप फर्स्ट हाउस लॉर्ड देखेंगे, उनका 4th हाउस में बैठना और फिर मंगल के साथ बैठना, ये भी एक जिद्दी नेचर को दर्शाएगा। क्योंकि चौथा भाव मन का है, उसके ऊपर एक तो मंगल और दूसरे सूर्य, दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल और सूर्य की युति अगर देखी जाए तो एक तरफ चौथे भाव सुख, दूसरी तरफ 9वें भाव भाग्य की सपोर्ट दोनों मिल रहे हैं। एक तरफ इस युति को देखें तो सूर्य और मंगल की युति पॉजिटिव मानी जाएगी। अब युति को भी पढ़ते वक्त हमें डिग्रीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सूर्य जो है वो 12 डिग्री के हैं और मंगल जो है वो 26 डिग्री के बैठे हुए हैं, जबकि बुध जो है वो 27 डिग्री में आ गए हैं। समझिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हुई जा रही हैं, क्योंकि बुध में और मंगल के बीच में एक युद्ध छिड़ा रहेगा। अब देखना यह है इसमें हो क्या रहा है। आप देखिए प्लेनेटरी वॉर जो है, अगर उसको यहाँ पे देखा जाए तो उसके प्रभाव कौन जीतेगा और कौन हारेगा की सिचुएशन बननी है। चलिए कम से कम इस चीज में ये फॉर्मेशन रुक गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ये इस फॉर्मेशन को देखें, ये रुक भी गया, तो इसमें इसके बावजूद एक प्रॉब्लम अभी भी बरकरार रहने वाली है। क्या प्रॉब्लम बरकरार है? जो लोग जेमिनी को यूज करते हैं उसको देखते हुए चलेंगे कि क्या फॉर्मेशन है। देखिए, आत्मकारक ग्रह आपका कौन सा है? वो है बुध, और अमात्य कारक आपका जो ग्रह है वो है आपका मंगल, ठीक है। ये तो कम से कम एक प्लस पॉइंट आया कि यहाँ पे ये जो 1 डिग्री का था ये थोड़ा सा ज्यादा होके युद्ध में नहीं आए। फिर आपने जेमिनी को अगर पढ़ा होगा तो वहां पे आपको सुनने को मिलता है कि जब आत्मकारक और अमात्य कारक साथ में आ जाए तो वो एक तरफ से बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। साथ साथ एक चीज और लेके चले, यहाँ पे जो बुध की स्थिति है, नवांश में जाके बुध नीच राशिस्थ हो जाते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों चीजें और किस्मत के अंदर ये चीजें हिट कर रही हैं, बिल्कुल एक तरफा। अभी मेरा पूरा जो फोकस है वो आपके सर्विस एरिया के ऊपर है। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसमें से एक योग कह रहा है कि पर्सनालिटी के ऊपर सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 4th हाउस के लॉर्ड हैं, जो 1st हाउस के लॉर्ड के साथ में आ रहे हैं।
एक चीज। दूसरा, 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं आपके 11th और 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है, दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा, गुरु की दृष्टि है जो कि 5th हाउस लॉर्ड है वो, और 8th हाउस के लॉर्ड है वो उच्च राशिस्थ में जाकर दृष्टि दे रहे हैं, इन तीनों में शुभता देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक ही चीज की है, वो ये कि बुध एक तो शत्रु वाली स्थिति में बैठा है और दूसरा नवांश में नीच का होकर बैठा है। लेकिन जो ये कुंडली का कॉम्बिनेशन है ये बार बार एक ही चीज कह रहा है, और वो ये कि जातक को बिजनेस की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि आपका 10th हाउस का स्वामी जो है वो जा रहा है पराक्रम की तरफ, एक चीज हो रही है। दूसरा, यहाँ पे 12th हाउस के लॉर्ड के साथ बहुत ज्यादा गहरा संबंध बनाते हुए चल रहे हैं। तीसरा, जो ये योग है ये धन देने का प्रयास कर रहा है जो कि सर्विस के अंदर मिल नहीं सकता। यहाँ पे गुलिक और मांडी एक साथ काम कर रहे हैं। 10th हाउस इज ए हाउस ऑफ स्टेटस, ठीक है, जबकि सर्विस का हाउस जो है वो तो ये है। सर्विस के हाउस से आपका ग्रह 6-8 होके बैठा हुआ है और ऊपर से पीड़ित होके बैठा हुआ है, ठीक है। तो ज्यादातर फॉर्मेशन में एक बात आ रही है, पैसे को लेकर कभी अप कभी डाउन चलना है, जो कि मोस्टली बिजनेसेस के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपको जो अब यात्रा करनी है वो व्यापार की तरफ कुछ सोचना चाहिए। केतु की प्रेजेंस भी कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस के अंदर है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। मैरिज वाली चीज के अंदर अगर बात कर लें तो जो शुक्र जो कि कारक होते हैं वो काफी ज्यादा पीड़ित हुए पड़े हैं। मैंने एक बात और कही थी कि अगर कभी भी जन्म कुंडली के केंद्र में 3 पापी ग्रह भी आ जाएं, क्रूर ग्रह आ जाएं, तो भी आप मान के चलना कि एक प्रकार से सर्पयोग सा फॉर्म हो रहा है। इस कुंडली में भी ये हो रहा है, क्योंकि ना सिर्फ शनि, राहु, केतु, मंगल भी इसमें फॉर्म है, यानी कि 4 ग्रह यहाँ पे फंसे हुए हैं। इसकी वजह से कई बार आपको अपनी प्रॉपर्टीज के साथ, या कई बार आपको अपनी किस्मत के साथ, कई बार आपको अपनी सर्विस के साथ, अपनी मैरिज के साथ, इन सभी एरियाज में बहुत ज्यादा जकड़न सी महसूस होगी, ठीक। नवांश कुंडली में आता हूं तो नवांश कुंडली के अंदर आपका जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं नीच राशिस्थ हो रहे हैं, जो कि फिर एक चुनौती दिखाते हैं। दूसरा फॉर्मेशन, बुध भी यहाँ पे नीच राशिस्थ हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनौती ज्यादा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट, सूर्य आखिरकार 1st हाउस लॉर्ड है और बुध जो है वो वेल्थ और अर्निंग्स के स्वामी है। इसलिए ये तीनों चीज में कहीं ना कहीं नवांश के अंदर आपको वीकनेस महसूस हो रही है। अब आखिरी में हम चलते हैं, वो फॉर्मेशन होगा हमारा दशमांश। दशमांश की कुंडली के अंदर यदि ये देखा जाए तो फॉर्मेशन किस तरह से है देख लीजिए। सोचने का जो ढंग है, शुक्र वो 12th हाउस में जा रहा है, शनि के साथ जा रहा है, ठीक है। देर से कहीं ना कहीं चीजों में समझ आएगी। दूसरी बात कि जो आपका चंद्रमा है राहु केतु एक्सिस में, और सूर्य भी राहु केतु एक्सिस में ही आ रहे हैं, इसलिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं। 1st हाउस का जो लॉर्ड बन रहा है सर्विस के केस में वो जाके बैठा हुआ है 6ठे भाव में, तो एक समय तक आपने अपनी जॉब को किया। 7th हाउस के ऊपर यहाँ पे फोकस रखिएगा, 7th हाउस के ऊपर मंगल की दृष्टि है और 7th हाउस का लॉर्ड मंगल की राशि में जाके मंगल से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये भी व्यापार की तरफ आगे ले जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ज्यादातर योग फॉर्म हो रहे हैं उस योग को समझिए, कहीं पे पैसा फंसना भी है और पैसा निकलना भी है। धन योग है इस कुंडली के अंदर ज्यादा, राजयोग की स्थिति इस कुंडली में एज सच है नहीं, सर्विस को प्लेनेट उतना ज्यादा सपोर्ट कर नहीं रहे। इस वजह से ये जो पूरी सिचुएशन नजर आती है वो कुछ इस तरीके से है कि 48 की एज के आसपास से कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश की जा सकती थी, ठीक है। अभी आप देखें तो 2022 चल रहा है और इनका एज के हिसाब से
44 चल रही है एज। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकता है कि जिंदगी क्रिएट करे जो कि व्यापार की तरफ ले जाने का प्रभाव करेंगे। ठीक है, गुलिक और मांडी ये दोनों भी कहीं ना कहीं 10th हाउस में है, इसलिए स्टेटस के अंदर भी बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। जहां तक उपाय की बात होगी तो आपने अगर यहाँ पे कहीं पे भी उपाय पूछा होगा तो सबसे पहले तो यही आया होगा। एक तो पितृदोष की बात कही गई होगी, दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है आपका पंचांग का ये फॉर्मेशन, जिसमें कि जो तिथि है वो काफी ज्यादा चुनौती देती हुई नजर आती है, इसलिए इतनी चीजें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही हैं। अब अगर मैं आखिरी फैक्टर को लेके चलूं, हाउस के मिड पॉइंट्स को भी ले लेते हैं फटाफट से, तो हम ये देखते हैं कि आपका जो 7th हाउस है उसका मिड पॉइंट आ रहा है जुपिटर के पास। जुपिटर जो है, जो कि आत्मा होगी मैरिज लाइफ रिलेशंस की, वो अपने से 6 घर जाके बैठी हुई है और प्रबल हो गई है क्योंकि उच्च राशिस्थ माने जाए तो, इसीलिए वहां पर भी चुनौती है। फिर बात करें 8वां जो मैरिटल हैप्पीनेस के लिए होता है वो है बुध के पास। बुध की पोजीशन मैंने आपको दिखा दी, वो अपने आप को ऐसा बैठा हुआ है जैसे कि बहुत भयभीत स्थिति में हो। इसके बाद अगर बात करें आपका 9th हाउस जो है उसका मिड आ रहा है आपका शुक्र के पास, लेकिन वही है कि वो पीड़ित हो जा रहा है शनि जैसे ग्रह की दृष्टियों से और चंद्रमा से। चंद्रमा खुद जो है वो 10th हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड बन रहे हैं और उनकी स्थिति भी उसी तरीके से शनि से उसमें पीड़ित भी हैं और क्षीण चंद्रमा भी हैं। ठीक है, फिर 11th हाउस के जो स्वामी बन रहे हैं वो बन रहे हैं गुरु, और गुरु की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे जुड़ रही है, 12वें घर से। तो दो चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो ये कि लाइफ 48 की एज के बाद आपसे व्यापार को कराने की कोशिश करा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो भी बर्थ प्लेस है आपको उसे छोड़कर दूर जाकर ही काम करने पे कोई बात समझ में आएगी, क्योंकि चौथे भाव में 2 क्रूर ग्रह मौजूद हैं, इसीलिए बर्थ प्लेस को छोड़ देना ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। नहीं तो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ पे आप रह रहे होगे तो कोई ना कोई चीज किसी न किसी बहाने से आपको परेशान रखा करेगी। धन्यवाद।